जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस की। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में काम आएंगे, इसलिए एक मोटी कॉपी बनाइए और प्लेलिस्ट में जाकर जो इसके पहले की वीडियो अपलोड की गई हैं उनको भी एक जगह पर नोट करते चलिए। मैं प्रयास करता हूं कि जब आपको पढ़ाया जाए तो वहां पर जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए आज क्वेश्चंस का जो समागम है उसको शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे अच्छा कंटेंट लोगों के बीच में पहुंच सके। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैंने लिख रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। दोस्तों, नोट करने से कोई फायदा नहीं है, चीजों को सुनना और समझना ये दो काम करने बहुत जरूरी हैं। जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में सुने होते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, अगर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है तो आपका जो दिमाग है वो अपने आप उस सवाल के चारों तरफ भागने लगता है और उसके सही होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। दोस्तों, ये आपको पता है कि जो सिख धर्म है, भारत में सिखों की जो आबादी है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद सेना वगैरह में इनका योगदान बहुत ज्यादा है। जो सिख संप्रदाय है, सिखों की जो संप्रदाय की नींव रखी थी वो गुरु नानक द्वारा रखी गई थी, जिनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और इस धर्म के जो अंतिम गुरु हैं उनका नाम गुरु अर्जुन देव है। तो अर्जुन देव जो है वो 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने जो सिख संप्रदाय है उसे एक लड़ाकू संप्रदाय में जो है बदलने का काम किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिखों में अक्सर क्या होता है कि सैन्य वेशभूषा में वो दिखाई देते हैं, और ये भी सच है कि उनमें वीरता की कोई कमी नहीं है, देशभक्ति का कोई अभाव नहीं है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इन सारे कामों में। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि जो सिखों के जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, देखिए होता क्या है, इसके पहले जो चौथे गुरु थे वो गुरु रामदास थे। और रामदास सम्राट अकबर से काफी ज्यादा निकटवर्ती संबंध थे, मधुर संबंध थे। तो अकबर, आपको पता है कि ये धार्मिक रूप से एक सहिष्णु बादशाह था, सहिष्णु राजा था। उसने चौथे गुरु रामदास को जो पंजाब का अमृतसर नगर है वहां पर 500 बीघा भूमि दान की थी, जिस पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहां पर एक मंदिर, स्वर्ण मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ, वहीं पर अमृतसर नगर बनता है। तो ये पांचवें गुरु जो है, चौथे गुरु ने क्या किया था कि उस जमीन पर उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी, लेकिन उस मंदिर को पूरा कराने का काम या अमृतसर नगर की स्थापना का काम पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्प सूत्र दोस्तों, ये किताब परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। कल्प सूत्र जो है ये एक जैन साधु ने लिखा है। जैन धर्म का एक साधु था जिसका नाम था भद्रबाहु। दोस्तों, दो किताबें हैं, एक कल्प सूत्र आता है जिसे भगवती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी किताब आती है अंगुत्तर निकाय। ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म मतलब ये पता चलता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय हमारा जो भारतवर्ष है ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें किन किताबों से मिलती है, तो एक तो अंगुत्तर निकाय हो गया और दूसरा भगवती सूत्र। इन दोनों किताबों से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ये जो कल्पसूत्र है जैन धर्म से संबंधित है और इसके लेखक कौन है, तो भद्रबाहु। ठीक है। अगला देखिए, अभिलेखों के बारे में लिखा गया है कि भारत में सबसे पहले जो अभिलेख है, अभिलेख कहते हैं कि जैसे कोई पत्थर वगैरह गड़वा दिया गया और उस पर कोई संदेश लिख दिया गया। आपने देखा होगा कि इतिहास में कुछ राजाओं ने क्या किए हैं, अभिलेख गड़वाए थे। तो ये अभिलेखों की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने इसे शुरू किया था। अशोक जो कि मौर्य वंश का राजा था। और ये याद रखने वाली बात है कि सम्राट अशोक ने जब कह सकते हैं इस चीज को शुरू किया तो उसने भी, तो उसके भी माइंड में कहीं ना कहीं से आया होगा। तो सम्राट अशोक को अभिलेखों की जो प्रेरणा है, उसकी जो उसको जो गाइडलाइन मिली
वो एक ईरानी राजा था जिसका नाम था डोरियस फर्स्ट, या उसी को हम लोग दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो दारा प्रथम से इसकी जानकारी उनको मिलती है, सम्राट अशोक को। और अब अशोक ने क्या किया कि पूरे भारत में अभिलेखों को लगवाया, और ये अभिलेख मुख्यतः 3 भाषाओं में होते थे। पहला जो होता था वो ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा ग्रीक और चौथा आर्माइक। इन 4 विषयों मतलब भाषाओं में सम्राट अशोक ने क्या किया, अभिलेखों को लगवाया। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों की प्रेरणा उसको ईरानी राजा से मिली थी जिसका नाम डोरियस फर्स्ट या दारा प्रथम था। और अभिलेखों को सबसे पहले किसने लगाया भारत में, तो सम्राट अशोक ने। इनके जो अभिलेख होते थे कितनी भाषाओं में पाए गए हैं, तो कुल 4 भाषाओं में पाए गए हैं, जिनमें पहला ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक। जितने भी भारतीय अभिलेख हैं वो सारे के सारे आपको किस भाषा में मिल जाएंगे, तो सारे जो भारतीय अभिलेख हैं वो सब आपको मिल जाएंगे ब्राह्मी लिपि में, सब ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका खरोष्ठी में लिखा गया है वो सब पाकिस्तान में है। ठीक है, और अगर कहता है कि जो अफगानिस्तान में एक अभिलेख पाया गया जिसको शार ए कुना के नाम से जाना जाता है, जो ये शार ए कुना अभिलेख है दोस्तों, शार ए कुना अफगानिस्तान में है। और ये याद रखिएगा कि ये द्विभाषा में लिखा था, यानी ग्रीक और आर्माइक इन दोनों भाषाओं में लिखा था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है द्विभाषी अभिलेख। तो कभी भी आपसे कहता है कि कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में मिला था या द्विभाषी अभिलेख था, तो दोस्तों ये याद रखिएगा वो है शार ए कुना। कहां से मिला है, तो अफगानिस्तान से। और ये भी याद रखिएगा कि सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंध रखते थे, और मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने कह सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हरा कर की थी, तो एक राजा थे नंद वंश के जिनको अंतिम राजा माना जाता है, क्योंकि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और उसको मारकर उससे जो है राजपाट छीनते हैं और कुल मिलाकर भारत में एक मजबूत मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो मौर्य वंश की जो नींव रखी है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी है। इस बात को भी आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। किसकी सहायता से, तो अपने गुरु, क्या नाम था उनका, चाणक्य। चाणक्य भी कहते हैं, उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि चाहे चाणक्य आ जाए, चाहे विष्णुगुप्त आ जाए या फिर कौटिल्य आ जाए, तो इनके द्वारा क्या होता है कि ये जो है कह सकते हैं कि मौर्य वंश की नींव पड़ी थी। अब देखिए ये चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर मौर्य वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछता है मौर्य वंश से। तो आप लोगों को इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से या चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से, तीनों एक ही नाम है, की सहायता से क्या किया था, भारत में नंद वंश को समाप्त किया था और मौर्य वंश की जो है उन्होंने नींव डाली थी, यानी मौर्य वंश को स्थापित किया था। एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि जो कौटिल्य हैं जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, ये तक्षशिला में आचार्य थे। तक्षशिला में क्या थे, ये लेक्चरर थे। ठीक है, और ये याद रखना है कि तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम इन 2 नदियों के बीच में था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर। देखिए विश्व की कह सकते हैं कि बड़ी ही प्रसिद्ध नहर है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण नहर है। तो याद रखिएगा कि जो स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगर अक्सर क्वेश्चन यही आता है, जब भी पूछता है इस क्वेश्चन को तो वो अक्सर यही पूछ ही लेता है कि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। और इसका जो निर्माण है वो फ्रांस के एक अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर, फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था डी लेसेप्स। तो डी लेसेप्स नाम के जो अंग्रेज हैं उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति है जिसको हम लोग कहते हैं कचारी जनजाति। तो अगर कभी भी कहता है कि कचारी जो जनजाति है ये कहाँ की है, तो कचारी नाम की जनजाति मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। अब असम जो है आपको पता है कि उसकी राजधानी दिसपुर है। असम में काजीरंगा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये जो काजीरंगा है ये ध्यान रखना है कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नाम का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कचारी नाम की जो जनजाति है वो असम में है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। इसके अलावा भी कुछ वहां पर राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो पाए जाते हैं, जैसे गर्म पानी नाम का एक अभ्यारण्य असम में पाया जाता है।
इसी तरह से एक अभ्यारण्य है जिसे कहा जाता है दिफू। तो दिफू नाम का जो अभ्यारण्य है वो भी असम में है। और एक है जिसे कहते हैं गर्म पानी हो गया, दिफू हो गया, तो काजीरंगा हो गया, मानस नाम का राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, याद रखना है कि ये भी जो है वो असम में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कुछ टीके बहुत ज्यादा पूछता है, खासतौर पे बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन आता है, अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, हर परीक्षा के लिए ये सब सदाबहारी प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बीसीजी का जो टीका है दोस्तों, ये बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का जो टीका है इसको खोजा किसने था? तो यूरिन कॉलमेट नाम के जो है वैज्ञानिक थे, यूरिन कॉलमेट ने। चाहे टीबी कह दें, चाहे तपेदिक कह दें, या फिर क्षय रोग कह दें, ये जो इससे बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, कुछ टीके बहुत पूछे जाते हैं, जैसे एक चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर ने इसको खोजा था। और ये ध्यान रखिएगा, जो चेचक है वो वेरियोला और वेरिसेला नाम के, जो कह सकते हैं वेरियोला नाम का एक वो होता है वायरस, उसके द्वारा होता है, तो वेरियोला के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति। देखिए ये जो किताब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। मनुस्मृति मनु ने लिखी थी। सवाल ये उठता है कि ये किस विषय पर लिखी गई किताब है? तो ये जो है विधि पर लिखी गई है, कानून पर लिखी गई है, या हिंदू जो विचारधारा है उसके हिसाब से जीवन को कैसे जिया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये किताब उसी को केंद्रित करके लिखी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मनुस्मृति जो है वो मनु ने लिखा है। और किस चीज पर लिखा है दोस्तों? तो विधि पर लिखा है। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? देखिए अस्थाई बंदोबस्त को भारत में जो लागू करने का काम किया है वो कॉर्नवालिस ने किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये काम किया है। उसने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त उसको लागू किया है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना किस किस जो है सूची का विषय है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है संघ सूची, लेकिन अब समझना ये है कि सूची है क्या। देखिए हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान है वो 12 अनुसूचियों में बटा है। कितने भाग में है? तो 12 भाग में। अब 12 भाग में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रखा गया है। अब इसमें एक आती है 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है उसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मम्मी, कह सकते हैं एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर मम्मी कानून बनाती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मामले होते हैं घर में जिस पर पिताजी के कानून चलते हैं। कुछ ऐसे भी मामले आ जाते हैं कभी कभी जिसमें मम्मी और पापा दोनों लोग बैठकर किसी चीज को तय करते हैं। तो ऐसे विषय इसी तरह से हमारे देश में भी होता है। हमारे यहाँ 2 तरह की सरकारें हैं, एक तो केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार है। देश के जो मसले हैं, जो देश के जो विषय हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो कहा गया ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। जिस भी विषय पर केंद्र की बात मानी जाएगी उसे कहा जाएगा केंद्र सूची के विषय। और ऐसे विषय जिस पर राज्य की सरकार की बात मानी जाएगी उसे कहा जाएगा राज्य सूची के विषय। तो ये याद रखिएगा। और एक और होता है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची के विषय। जो समवर्ती सूची के विषय हैं यानी इस पर दोनों सरकारों की बात मानी जाती है। तो ऐसे विषय जिस पर केंद्र की सरकार कानून बनाएगी वो हो जाएगा केंद्र सूची के विषय, और जिस पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी वो हो जाएगा राज्य सूची के विषय, और जिस पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी उसे कहा जाएगा समवर्ती सूची के विषय। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, हमने हर चीज, काफी सारी चीजें दूसरे दूसरे देशों से ली है। जैसे राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपका जो है अमेरिका से लिया है। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपका कहते हैं अफ्रीका से लिया है। ठीक है, इसी तरह से आपका कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जनगणना है, जनगणना ऐसा मामला है जिस पर हमेशा कौन सी सरकार कानून बनाएगी? तो केंद्र की सरकार। जनगणना कराने के लिए हमारे देश में
एक बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं जनगणना आयोग। जैसे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है, ठीक इसी तरीके से देश में जनगणना को कराने का काम जनगणना आयोग द्वारा कराया जाता है। अब ये जो जनगणना है, ये जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, यानी इस पर जो भी कानून बनेंगे वो सब केंद्र सरकार कराएगी। और ये भी आपको बिल्कुल विचार में रखना है कि विश्व में पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी। विश्व में सबसे पहले जो है स्वीडन ने अपने यहाँ जनगणना कराई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि अगली बार जनगणना कब होगी। नियमित दशकीय जनगणना, यानी हमारे यहाँ हर 10 साल पे जो है जनगणना होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जनगणना हुई फिर कोई आदमी जो है वो रजिस्टर लिए भागा जा रहा है, एक हॉस्पिटल से निकला फिर दूसरे में फिर तीसरे में, तो दिन भर पता चला कि रिकॉर्डे मेंटेन करता रह जाएगा। तो जनगणना जो है वो 10-10 साल पे होती है। अगर कोई व्यक्ति इस वर्ष हुआ तो वो छूट गया, अब उसका नाम नहीं दर्ज हो पाया, तो वो आने वाले 10 साल में जो है वो दर्ज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जनगणना कराने के लिए एक आयोग है जिसे जनगणना आयोग कहा जाता है। और अंतिम बार जो हमारे यहाँ जनगणना हुई है अभी 2011 में हुई है। ये ध्यान रखना है कि विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन ने कराई थी। और नियमित दशकीय जनगणना, यानी हर 10-10 साल पर होने वाली जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई है, लॉर्ड रिपन के समय में। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। जो पक्षी हैं, आपको पता है कि पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, उसको कहा जाता है माउंट कोसयूस्को। तो ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसयूस्को है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये शब्द हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन इसको लिखा गया है कि भारतीय उपद्रवी किसको कहते हैं? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए ये जो शब्द आया है भारतीय उपद्रवी, इसको एक दूसरे शब्द में भी अक्सर लोग कहते हैं, परीक्षा में अक्सर मिलता है कि भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये बात कही थी एक अंग्रेज ने जिसका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यानी वो इनको क्या मानता था कि देश में जो अशांति है उसका कारण कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और इसी वजह से बीजी तिलक ने बाद में उस पर अभियोग भी चलाया था, मुकदमा भी चलाया था, ठीक है। और उससे 1 करोड़ का जो है हर्जाना भी मांगा था, यानी उससे कहा था कि मेरी जो छवि है आप खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, जिसे कहा जाता है गीता रहस्य। जो गीता रहस्य है इसके लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपको याद रखना है कि गीता रहस्य की रचना किसने की है? बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ पर लिखी थी? तो ये जेल के अंदर लिखी गई किताब है। और पूछा जाए कि किस जेल में, तो मांडले जेल। और मांडले जेल है कहाँ पर? तो ये म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी क्या है? तो पहले रंगून थी, ठीक है। आज म्यांमार को अब जो है उसकी नई राजधानी नायपीता हो गई है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी जो है रंगून थी, जो कि इरावदी नदी के किनारे थी। तो ये सारे फैक्ट, और वहीं पर अंतिम मुगल बादशाह को भी जो है भेजा गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग एक जगह पर अच्छे से नोट करते चलिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहले सत्याग्रही, ये आपका यूपी कमीशन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले जो सत्याग्रही हैं उनका नाम क्या है? वो है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे ने सबसे पहले भाग लिया था। और उनके बाद इस आंदोलन में भाग किसने लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, यानी भाग लिया था। देखिए एक मंत्र है अस्तो मा सदगमय। पूछा जाता है कि कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये हमारे यहाँ आपको पता है कि वेद जो है, वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, दर्शनों की संख्या 6 है, ठीक है। इसी तरह से उपनिषदों की कुल संख्या 108 है।
तो जो 4 जो वेद हैं, अब वेदों की जो रचना की गई है ये संस्कृत भाषा में की गई है। और ये ध्यान रखना है कि वेदों को जो कह सकते हैं, वेदों में एक वेद है जिसे हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा प्रमाणित वेद माना जाता है, सबसे ज्यादा जो प्रमाणित भी है, सबसे ज्यादा प्राचीन भी है। तो ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद से ये मंत्र लिया गया है। बात अगर ऋग्वेद की करें तो ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं, यानी मंत्रों की संख्या 10,600 है। और अगर कहता है कि जो मंत्र हैं ये मतलब इसमें कुल कितने भाग हैं, तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है, यानी 10 मंडल में बटा हुआ है। दूसरा जो वेद है उसे हम लोग कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आधा तो गद्य भाषा में लिखा है, आधा पद्य शैली में लिखा गया है। अब जैसे गद्य पद्य का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि दुष्ट रावण आया और आने के बाद उसने माता सीता का हरण किया। बाद में ये समाचार भगवान श्री राम को जटायु से जब प्राप्त हुआ तो राम जी ने क्या किया, हनुमान जी को दूत बनाकर सीधे भेजा। अब जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं लंका में, तो लंका का पूरा वातावरण है वो बड़ा ही दुर्जन और बड़ा ही परिपीड़क था। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं हनुमान जी, तो वैसे ही क्या होता है कि अब हनुमान जी वहां पर पहुंचे तो यहाँ का पूरा वातावरण था वो कैसा था, दुर्जन और परिपीड़क था, बड़ा खराब था। वहां पर उनकी मुलाकात किससे होती है, विभीषण से। पूरे लंका के अंदर विभीषण एक सन्यासी स्वभाव के आदमी थे। तो विभीषण ने फिर रो रो कर अपनी व्यथा बताई थी हनुमान जी से और कहा था कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन मुह जीभ बिचारी। मतलब सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, हे पवन सुत मेरा दुख सुनिए, मेरी व्यथा सुनिए, मेरी परेशानी को सुनिए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन मुह जीभ बिचारी। मैं इन दुष्टों के बीच में ऐसे ही रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहा करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। अब इसमें मैंने क्या किया, शुरू में तो आपको थोड़ी सी स्टोरी मैंने बताई और फिर मैंने आपको कुछ गाकर सुनाया। तो जो यजुर्वेद है ये एक ऐसा वेद है जो आधा तो गद्य में है और आधा क्या है, पद्य भाषा पद्य शैली में लिखा हुआ है। तो ये याद रखना कि गद्य पद्य मिश्रित जो रचना है उसको चंपू कहा जाता है। पूछा जाता है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचना ये क्या कहलाती है, तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं चंपू। आगे देखें तीसरा वेद जिसको हम लोग कहते हैं सामवेद। भारत में आपने देखा होगा, भारत नहीं पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो सामवेद जो है उसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी हमारे यहाँ जो संगीत आपने देखा होगा सारे गामा जो ये गाते हैं, ये संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो सामवेद को। जो चौथा वेद है उसे कहा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद में आने वाला वेद है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी जादू टोने तंत्र मंत्र इनसे संबंधित जितने भी हैं और साथ ही साथ चिकित्सा से संबंधित जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो ये चारों वेद हैं और इनमें से सवाल आपसे पूछा गया था कि अस्तो मा सदगमय किस जो है वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए डार्विन लिखा हुआ है यहाँ पर वैज्ञानिक डार्विन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डार्विन बंदरगाह की। दुनिया में हजारों बंदरगाह हैं, भारत के अंदर कई सारे बंदरगाह हैं, जैसे कोचीन है, कोचीन बंदरगाह जो कि केरल वो आपका केरल में है, ठीक है। इसी तरह से आपका नहावा शिवा है जो कि आपका नहावा शिवा जो है वो आपका कह सकते हैं विशाखापट्टनम, नहावा शिवा तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, भारत का सबसे हाईटेक बंदरगाह है। इसी तरह से एक बंदरगाह है जिसे चेन्नई बंदरगाह कहा जाता है, जो कह सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा जो है गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे ज्यादा गहरा जो है वो विशाखापट्टनम वाला है, चेन्नई वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। गहरा बंदरगाह जो है वो आपका विशाखापट्टनम का है और चेन्नई बंदरगाह सबसे ज्यादा पुराना बंदरगाह है और नहावा शिवा सबसे हाईटेक बंदरगाह है। अब हाईटेक का मतलब क्या है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक वहां पर आपको मिल जाएगा,
चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर रखना, कंटेनर को लोड करना, उसे पैक करना, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कहाँ पर? तो आपको ये विशाखापट्टनम, वो सॉरी, नाहवा शिवा में। नाहवा शिवा को ही हम लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसी तरह से हालांकि वहां पर उससे मात्र 13 किलोमीटर दूरी पर एक और बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं मुंबई बंदरगाह। लेकिन मुंबई बंदरगाह इतना व्यस्त है, आपको पता है कि मुंबई में क्या स्थिति रहती है, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है। इतना ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है कि उस बंदरगाह पे अगर आपको कोई चीज भेजना है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो मुंबई बंदरगाह का जो भार है उसको कम करने के लिए मुंबई से ही 13 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ही अत्याधुनिक बंदरगाह बनाया गया जिसे कहा जाता है नाहवा शिवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब एक चीज और याद रखना है कि जो नाहवा शिवा है ये कहां पर है? तो नाहवा शिवा आपका महाराष्ट्र। इसी तरह से मुंबई बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र, ठीक। अब देखें तो यहाँ पर डार्विन नाम के एक बंदरगाह की बात हो रही है और ये बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। डार्विन नाम का बंदरगाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए होलोग्राफी, होलोग्राफी आपने देखा होगा लेजर द्वारा जो है एक बना रहता है, जैसे आयुर्वेद वगैरह में देखा होगा कि उसमें एक स्टिकर लगा होता है और उसमें बरगद का पेड़ वेड़ बन लगा रहता है। तो वो सब चीजें जब उसको धूप में देखेंगे तो वो कलर चेंज करता है, उसी को कहते हैं होलोग्राफी। जो होलोग्राफी तकनीक है इसके जनक जो माने जाते हैं वो वाई एन डेनिसो को मारा जाता है। वाई एन डेनिसो, ये आप नाम याद रखेंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट, ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपसे कहे कि कैल्शियम सल्फेट को किस नाम से जानते हैं तो जिप्सम के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बकिंघम नहर। आपको पता है कि ये एक नहर है और कहां पर स्थित है? इसकी लोकेशन परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, स्थिति कहां पर है? तो बकिंघम नाम की जो नहर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बकिंघम नहर? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कई सारी जो है कह सकते हैं वो है नहरें हैं भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे या भारत की सबसे लंबी नहर जो कह सकते हैं वो आपका इंदिरा गांधी नहर है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनल इंडिया। देखिए इंटरनल इंडिया एक किताब है जो कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई है कि इंटरनल इंडिया किसने लिखा है। तो दोस्तों याद रखना है कि इंटरनल इंडिया जो है वो इंदिरा गांधी की रचना है। किसने लिखा है? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बदलने का काम किसने किया था? तो इंदिरा गांधी, ठीक है। और इन्हीं के समय में इमरजेंसी भी लगी थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखें, एक क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध किससे है? देखिए सितारा देवी, ठीक है, ये एक कलाकार हैं और इनका जो संबंध है वो कथक से है, ठीक है। कथक आपको पता है कि नृत्य है ना, और अपने यहाँ का है यानी उत्तर भारत का है। एक और है इसी से मिलता जुलता जिसे कथकली कहा जाता है। तो कथक और कथकली में अलग, आप मतलब उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कथक उत्तर भारत का है, कथकली जो है वो केरल का है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और परंपरागत नृत्य हैं, जैसे ओडिसी है, ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का मिल जाएगा, तमिलनाडु में है, ठीक है। एक है मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, ये भी आपका जो है केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कह दीजिए चाहे कृष्णा अट्टम कह दीजिए, ये केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो सितारा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से। अगला क्वेश्चन है पोटोमीटर से क्या होता है? देखिए ये एक उपकरण है, एक यंत्र है जिससे पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात किया जाता है। जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर को ज्ञात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पायरोमीटर से क्या होता है? सूर्य का ताप ज्ञात करते हैं। इसी तरह से जो आपका एक और यंत्र फेदोमीटर, जिससे हम समुद्र की गहराई को ज्ञात करते हैं, तो ये आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो हमारा ब्लड है, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, समझते होंगे, जैसे किसी को भी देखिए कि अगर उसको चोट लगी है और ब्लड अगर शरीर से बाहर निकल गया तो उसके बाद जैसे ही जमीन पर गिरता है वो क्या होता है? थक्का बन जाता है, जम जाता है, ठीक है।
लेकिन हमारे शरीर के भीतर ऐसे कौन सी चीज है जो उसे जमने से रोक देती है, यानी रक्त को जमने से रोकता है? तो वो एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिपेरिन कहते हैं। इसका नाम ध्यान से सुन लीजिए, हिपेरिन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो हिपेरिन नाम का प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से वो उसे रक्त को शरीर में जमने नहीं देता है। और रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना होता है। अगर हम कहें कि जो हीमोग्लोबिन है ये दो प्रोटीनों से बना हुआ है, एक जिसे हीम या हिमेटीन कहा जाता है और दूसरा जिसे ग्लोबिन कहा जाता है। जो हीम होता है वो खाली 5% होता है और जो ग्लोबिन होता है वो 95% होता है। तो ये याद रखना है कि हीम या हिमेटीन और ग्लोबिन को मिलाकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो ये कह सकते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, ऑक्सीजन की आपूर्ति का कार्य वो करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन आप लोगों को बता देते हैं और भी, कि ये याद रखिएगा कि एक जो मनुष्य है, मनुष्य का जो रक्त है, स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त होता है वो 4.5 से 5.5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। 5.5 से 6.5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। और यानी ब्लड जो है वो कितना होगा? 5.5 लीटर से लेकर 6.5 लीटर तक एक मतलब औसत माना गया है कि व्यक्ति के शरीर में इतना रक्त होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधिनियम है जिसे कहा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये अधिनियम जो है वो किसने कह सकते हैं कि पारित किया था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था 1856 में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में एक प्रकार की प्रथा होती थी। ये माना जाता था कि कोई व्यक्ति, पहले सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के उन्मूलन का काम जो किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। जबकि विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए प्रेरित करने का या समाज को प्रेरित करने का जो कार्य किया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। और 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो मंडल किसने बनाया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। तो 3 क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। पहला, सती प्रथा का उन्मूलन, तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगर कहता है कि विधवा पुनर्विवाह मंडल की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और अगर कहता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये किसके प्रयत्नों से, किसके प्रयासों से जो है सफल हुआ या पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, मतलब उनके प्रयासों से ये पारित हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य वही था कि विधवाओं को पुनः जो है विवाह करने की छूट प्रदान कराई जाए। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई नाम का एक तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, ये ऑयल रिफाइनरी है जहां से तेल को शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। तो पूछा जाता है कि डिगबोई जो है उसकी लोकेशन क्या है? आपको याद रखना है कि डिगबोई जो है वो असम में है। और इसी तरह से एक और है, एक तो डिगबोई हो जाएगा, काफी सारे हैं वैसे। एक है नाहर कटिया, ये भी असम में ही है। ठीक है, वैसे बरौनी नाम का एक तेल शोधक कारखाना है जो कि बिहार में है। ठीक है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में हो जाएगा, डिगबोई जो है वो असम में हो जाएगा। ठीक है, और नाहरकटिया जो है वो भी असम में हो जाएगा। एक रामागुंडम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मदर टेरेसा, देखिए मदर टेरेसा जो है इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। कभी कभी इनसे सवाल पूछता है कि किस वर्ष में दिया गया? तो 1979 में, यानी 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए। सवाल थोड़ा सा अलग भी पूछ सकता है, किस सेक्टर में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति का नोबेल दिया गया था। इन्होंने भारत में एक जमाने में एक बड़ी खराब बीमारी जिसको कहते थे कुष्ठ रोग, ठीक है, और इसके रोगी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, भागने की कोशिश करते थे, अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। और कहीं भी अगर कोई कुष्ठ रोगी किसी को दिख जाया करता था तो व्यक्ति हाथ झटक कर निकलने का प्रयत्न करता था। तो कुष्ठ बड़ी ही खराब बीमारी मानी जाती थी। माना जाता था कि ये बीमारी जो है किसी व्यक्ति के छूने से भी
फैल सकती है। तो कुष्ठ रोग जो है उसको रोकने के लिए, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए इन्होंने मतलब अपना बीड़ा संभाला और उस काम में जुट गई। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा करना शुरू किया। भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का एक संगठन भी इन्होंने बनाया। इन्हें निर्मल हृदय भी कहा जाता है, मदर टेरेसा को। तो मतलब एक कह सकते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था, 1979 में मिला था, 1979 में। अगला क्वेश्चन है, एक विद्रोह है जनजातियों द्वारा किया गया जो खासी जनजाति है। आप जानते होंगे गारो, खासी, मेघालय की जनजातियां हैं। तो खासी जो विद्रोह है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, राजा तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और किस प्रकार का विद्रोह था? तो एक जनजातीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रों का जो पहला कारखाना है वो कहां पर लगा था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सूती वस्त्र हैं उनका जो पहला कारखाना है वो कहां लगा था? फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर। अब ये फोर्ट ग्लास्टर कहां है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। यहीं पर आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरवन कहते हैं, तो सुंदरवन भी यहीं पर मौजूद है। और ये दो नदियों के मिलने पर बना हुआ है डेल्टा। ठीक है, जिसमें एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर या उनके जो है कह सकते हैं मुहाने पर ये बना हुआ है सुंदरवन। और इसे सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी के वृक्ष हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन जो है डेल्टा कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। और ये ध्यान रखना है कि जो सुंदरवन है, यहाँ पर एक सुंदरवन नाम का बाघ आरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। देखिए, पूर्व का बोस्टन, अगर आपसे कहा जाए कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है अहमदाबाद को। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अहमदाबाद है वो साबरमती नामक नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो पूर्व का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फल शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज। ठीक है, ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसे प्राकृतिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो फलों के मीठेपन का जो कारण होता है वो फ्रक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि काला जीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों काला जीरा जो है वो चावल की एक वैरायटी है, चावल की एक किस्म है। ठीक है, तो काला जीरा चावल का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मटर जो है कह सकते हैं कि मटर का जो पौधा होता है, इसी पर आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रयोग मेंडल द्वारा किया गया था। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सटाइवम है, पाइसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की जो राजधानी है, जैसा कि मैंने बताया था कि जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और बौद्ध ग्रंथ है जिसे भगवती सूत्र कहा जाता है। तो सॉरी उल्टा बता दिया है, जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म की किताब है, कल्प सूत्र या भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ है जिसको हम अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं, ये अंगुत्तर निकाय। इन दोनों से पता चलता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय पूरा का पूरा जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा था। अब इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम दिया गया है कौशल। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी है दोस्तों वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया बच्चों के लिए बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। अगर चिकित्सीय जो कह सकते हैं जानकारी है उसको हम लोग सटीक मानते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ जब भी आप क्लिनिक वगैरह में जाएंगे तो और किसी बीमारी का जिक्र भले ना हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने अक्सर देखिए तो एक पर्चा लगा रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में लगभग प्रतिवर्ष, लगभग मतलब कुछ कम कुछ ज्यादा, लगभग 6.5 लाख जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु निमोनिया से होती है। बड़ी खराब बीमारी है बच्चों के लिए। और जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जैसे एक गिलास है उसमें अगर आपने बर्फ पानी रखा
और बर्फ पानी है तो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। ऐसे ही हमारे फेफड़े भी सॉफ्ट रहते हैं जब हम लोग एकदम ठीक ठाक हैं। लेकिन जब निमोनिया जैसी बीमारी होती है तो ये बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है और जो श्वसन क्रिया है वो प्रभावित होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब निमोनिया है उसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि निमोनिया नामक जो बीमारी है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इसमें डिप्लोकोकस मतलब जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं और डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं जीरोफाइट। देखिए इसके पहले मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था कि एक पौधा होता है जो बिल्कुल कठोर चट्टानों पे उगता है। ठीक है, एकदम कठोर कठोर चट्टान यानी जो चट्टाने हैं उन पर उगने वाले जो पौधे हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में ये भी बताया कि कई जगह होती है जहां पर दलदल होता है, तो दलदली क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहते हैं, हीलोफाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जीरोफाइट, यानी इसका मतलब ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान आपको पता है, जैसे भारत में थार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, कह सकते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि अफ्रीका में है। इसी तरह से एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है जो कि मंगोलिया में है। मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलन बटोर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि निमोनिया में जो निमोनिया की बात कर रहे हैं, जीरोफाइट कट जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस। ठीक है, तो कैक्टस जो है वो आमतौर पे आपको हम लोग क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे लोग लगाए हैं शौक में, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो आपको खासतौर पे नागफनी है या फिर कैक्टस है, ये आपको जो है ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलेंगे। तो रेगिस्तान में जो भी पौधे उगते हैं उनको मतलब एक शब्द है जीरोफाइट, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन है जिसे हम यूएनओ कहते हैं। यूएनओ मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूएनओ है दोस्तों, ये इसका जो मुख्यालय है वो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, यूएनओ 27 अक्टूबर यूएनओ जो है 1945 में बना है। 27 जनवरी 27 नहीं 24 अक्टूबर 1945 को बना है ये संगठन। और इसके बनने का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इसको बनाने का बस एक मकसद था कि विश्व युद्धों की जो पुनरावृत्ति है उसको रोका जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पूरे मतलब जो है अगर कहा जाए तो 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं अब तक। पहला जो विश्व युद्ध है 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। पहले विश्व युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, लोगों ने एक दूसरे को खूब मारा, खूब पीटा, ठीक जबरदस्त तरीके से, और छोटी सी बात को लेकर या छोटे से मसले को लेकर दो छोटे देशों की लड़ाई विश्व युद्ध में बदल गई थी। ऑस्ट्रिया और दूसरी तरफ हंगरी का जो ये विवाद था उसमें गुटबंदी हो गई, और होता क्या है वो मामला बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध में बदल गया। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 14 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। जो जिसको जितना मार पाया खूब कायदे से पीटा। मारने के बाद उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि अरे यार ये लड़ाई उड़ाई जो है बड़ी खराब चीज है। लड़ते लड़ते जब थक गए तो कभी तो रुकोगे ही, और जब रुकते हैं तो उनको ये लगता है कि यार लड़ाई झगड़ा जो है बड़ी खराब चीज है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक, आखिरकार 1918 में लोगों ने युद्ध विराम किया, बातें खत्म हो गई। 1920 में एक संगठन बना जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्र संघ बनता है तो राष्ट्र संघ को इसीलिए बनाया गया कि आगे से अगर झगड़ा होगा तो हम सब मिल के क्या करेंगे, उस आदमी को मारेंगे, उस देश को मारेंगे, उस देश को पटक पटक के मारेंगे जो भी झगड़ा करेगा। लेकिन 1920 के बाद 1939 में फिर से छेड़खानी शुरू हुई और 1939 में फिर से विश्व युद्ध हो गया। तो ये जो दूसरा वाला है इसमें भी जो है भयंकर मारपीट हुई। अब फिर यही हो गया कि जी भर के पटको, जो जिसको पाओ जितना पाओ उतना मारो, और 1945 तक ये चलता है। तो 39 में शुरू होता है और 45 तक चलता है। पहले विश्व युद्ध में मतलब रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, मस्टर्ड गैस का, इतनी खतरनाक गैस थी
कि अगर उसका इफेक्ट जरा सा भी पड़े बॉडी पर तो तुरंत बड़े बड़े फफोले निकल आए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, तो उसमें भी इसी तरह की एक गैस का इस्तेमाल किया गया, ल्यू एसाइड। तो ल्यू एसाइड नाम की रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया। दोनों विश्व युद्धों के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में रुक जाता है, तो 45 के बाद फिर एक संगठन 45 में फिर बनता है। ठीक है, 39 से 45 तक मार हुई, और मार होने के बाद फिर लोगों को लगा, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ, तो लोगों को लगा कि यार ये सब गंदा काम है, अच्छी चीज नहीं है लड़ाई झगड़ा। इंसान जो है अपनी गलतियों से कुछ सीखता नहीं है। ठीक है, और फिर से एक संगठन बनाया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। आज भी आप देख रहे हो कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, कारण क्या है कि एक तरफ आप देख रहे हो कि रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, सीरिया में जो झगड़ा चला वो आपने देखा, इसी तरह से और भी तमाम सारे देशों में आज भी अशांति फैली हुई है। तो संगठन जो है कह सकते हैं बना जरूर है, लेकिन जिस मोड पर होना चाहिए या जो स्वतंत्र तरीके से उसको निर्णय लेने चाहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं आज भी उसका अभाव है। कहते हैं कि गरीब की जोरू सबकी भौजाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यूएनओ याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945, और मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतियोगिताएं हैं, एक है जिसे थॉमस कप कहा जाता है और दूसरा है जिसे उबेर कप कहा जाता है। थॉमस कप और उबेर कप, इन दोनों ही कपों का संबंध जो है वो टेनिस से है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शेयर मूल्य सूचकांक है जिसका नाम है निक्की। जो निक्की है ये टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है, और टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। अगर बात की जाए वहीं पर यानी जापान में एक ज्वालामुखी भी है जो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी। जो फ्यूजियामा है इसे पवित्र पर्वत की संज्ञा दी जाती है। वैसे हमारा कह सकते हैं जो जापान है दो दो परमाणु हमलों को झेल चुका है। पहला कह सकते हैं पहला जो परमाणु हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 को हुआ था जापान के हिरोशिमा नगर पर। और फिर अमेरिका ने दूसरा परमाणु हमला लगे हाथ तुरंत दान महाकल्याण जिसको कहा जाए, तो दोबारा फिर से परमाणु हमला कर दिया 9 अगस्त 1945 को। इन दो दो परमाणु हमलों के बाद जापान पूरी तरह से बिखर चुका था। लेकिन काबिलियत की बात अगर करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो कर्मठ आदमी माना जाता है वो जापान का माना जाता है। जापानियों ने खुद को फिर से तैयार किया, और जापान आज भी आप देखिए कि फिर से वो जो है टेक्नोलॉजी के मामले में दांत को मांजने से लेके और चोटी बांधने तक हर तरह की मशीन आपको जापान में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो जापान है, जापान में एक शेयर मूल्य सूचकांक है जिसको निक्की कहते हैं। वैसे जो पूरा का पूरा जापान है वो द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, इसका एक द्वीप है जिसको होन्शु द्वीप कहा जाता है, एक है जिसे शिकाकू कहा जाता है, और एक होक्काइडो नाम का है। तो ये तीन द्वीप जो मैंने बताए, होन्शु, शिकाकू और होक्काइडो, ये जापान के सबसे बड़े द्वीप हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने अभिलेखों को लगाया। अभी थोड़ा पहले ही हम लोगों ने इस पर बात की थी कि ईरानी राजा से प्रेरणा लेकर उन्होंने यानी दारा प्रथम या डोरियस फर्स्ट से प्रेरणा लेकर सम्राट अशोक ने क्या किया था, अभिलेखों को लगाया था। अब यहाँ पर चौथा जो शिलालेख है सम्राट अशोक का, उस शिलालेख में अशोक ने क्या किया, भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को ग्रहण करने की घोषणा की। इसका मतलब यह होता है सम्राट अशोक ने कसम खाई कि भाई अब हम झगड़ा लड़ाई में नहीं रहेंगे किसी से, और हम क्या करेंगे, अब हम धम्म घोष यानी आचरण के जो नैतिक नियम है उनका अनुपालन करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को पीटेंगे नहीं अनायास। ठीक है, पहले क्या होता था, अशोक इतना ज्यादा नाराज होता था, अगर किसी पे नाराज हो जाए तो समझिए यमदेव है, पूरा का पूरा सत्यानाश कर डालते थे अशोक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की उद्घोषणा अशोक ने कब की है, तो ये उन्होंने चौथे शिलालेख में। अगला जो क्वेश्चन है कि एक किताब है जिसे लज्जा कहते हैं। ये जो लज्जा है तस्लीमा नसरीन का उपन्यास है। किसका है, तो तस्लीमा नसरीन का। ठीक है, ये बांग्लादेश की एक विवादास्पद लेखिका है जो लिखती बाद में है, विवाद पहले हो जाता है कहीं ना कहीं, कुछ तो जो भी रहा हो कह सकते हैं। इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं, वैसे उनमें से एक उताल हवा के नाम से भी है और एक लज्जा के नाम से भी है।
और एक का नाम का उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, खाली का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों किताबें किसकी हैं? तस्लीमा नसरीन की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कोसी, उसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है। आयर नाम की एक झील भी है ऑस्ट्रेलिया में, और पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है WHO। देखिए, WHO का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या इसी को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो WHO है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये जो WHO है दोस्तों, ये याद रखना है कि WHO जो है ये विश्व के दूसरे दूसरे देशों में या अलग अलग देशों में स्वास्थ्य पर जो है निगरानी करने वाला संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जूडो हो जाएगा। जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है? तो एनरिको फर्मी द्वारा की गई है नाभिकीय रिएक्टर की। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। आपने इतने सारे प्रश्न, जितना लिखा है उससे दुगना या 4 गुना क्वेश्चंस तो मैं आपको ऐसे ही बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को दबाकर शेयर करिए, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का शेयर और समर्थन मिलता रहेगा तो काम करने में आनंद आता रहेगा। अगली वीडियो में फिर भेंट होती है, मगर जाते जाते आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो सीधा कन्वर्सेशन होगा, नॉर्मल सी फीस होगी, और आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल बेस से जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप कोई भी परीक्षा के लिए अगर सामान्य अध्ययन की क्लास लेना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर किसी विषय की क्लास लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे कल अवश्य भेंट होती है अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत।